हेलो दोस्तों, वेलकम एवरीवन टू डियर मित्रों। तो दोस्तों, काफ़ी लोगों ने कुछ टाइम पहले हम लोग को रिक्वेस्ट की थी। जब हमने ऑडिट रिपोर्ट का एक वीडियो वहाँ पे पुटअप किया था तो हम लोग को रिक्वेस्ट आई थी कि मैम ऑडिट प्रोग्राम के ऊपर भी हम लोग को एक वीडियो चाहिए जिससे हम ऑडिट प्रोग्राम को अटेंड कर सके। दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग का ये जो हम लोग की ऑडिटिंग पेपर है उसमें से एक ये हम लोग का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें हम लोग को ऑडिट प्रोग्राम के बारे में पूछा जाता है कि ऑडिट प्रोग्राम किस तरीके से बनाया जाता है या कौन कौन से पॉइंट्स है जो हम लोग ऑडिट प्रोग्राम के टाइम पे ध्यान देते हैं। ये एक टाइप का क्वेश्चन रहता है। या दूसरा क्वेश्चन इसमें से आता है कि हम लोग को कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक दे दिया जाता है, जैसे कि कॉलेज का कोई ऑडिट प्रोग्राम बना दो या कोई हॉस्टल का ऑडिट प्रोग्राम बना दो या कोई होटल का ऑडिट प्रोग्राम बना दो। तो हम लोग को वो जो पॉइंट्स हम लोग ने यहाँ पे पढ़े हैं वो पॉइंट्स के हिसाब से हम लोग को एक ऑडिट प्रोग्राम जो है बना के बताना पड़ता है। दोस्तों, एक एग्जांपल मैं ज़रूर बताऊंगी हमारे वीडियो में, लेकिन आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि ऑडिट प्रोग्राम होता क्या है और कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम लोग को ध्यान देने जब हम लोग ऑडिट प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है। तो सिंपल से अगर हम डेफिनेशन इसका देखा जाए तो ऑडिट प्रोग्राम का मतलब होता है जहाँ पे ऑडिटर खुद अपनी सारी चीज़ों को प्लान करता है, जिससे वो उसको खुद को पता होता है कि हम लोग को करना क्या है, यानी हम लोग को क्या क्या चीज़ को एग्जामिन करना है, चेक करना है और कौन सी चीज़ को हम लोग को वहाँ पे ध्यान देना है, कौन से वाउचर्स को चेक करना है, कौन से रिसिप्ट को चेक करना है। इन शॉर्ट ये हम लोग को एक मैप बना के देता है, ऑडिटर को एक मैप बना के देता है कि हम लोग को किस तरीके से हमारे ऑब्जेक्टिव तक पहुँचना है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑडिट प्रोग्राम। दोस्तों, ऑडिट प्रोग्राम अगर आप डिटेल में समझो तो एक ही चीज़ है कि जहाँ पे हम लोग पूरा जो मैप है हम लोग खुद अपने आप से बनाते हैं, यानी ऑडिटर खुद अपने आप से बनाता है कि उसको क्या क्या चीज़ एग्जामिन करना है, उसी को हम सिंपल से ऑडिट प्रोग्राम बोलते हैं। तो यही इसका एक डेफिनेशन है और ये बहुत ही लॉजिकल बेस पे किया जाता है। यानी ऑडिटर क्या करता है, तो सबसे पहले पिछले साल के कुछ रिपोर्ट्स है या पिछले साल की कंपनी की जो स्टेटमेंट्स है वो सारी चीज़ों को चेक करता है और उसके बाद वो हर साल रिपोर्ट बनाता है जिससे वो चीज़ों को क्लैरिफाई और अच्छे से कर सके। और अगर उसको ऐसा लग रहा है कि कहीं पे उसने कुछ डिसीजंस गलत लिए हैं तो उसको वो नेक्स्ट रिपोर्ट में सुधारने की कोशिश करता है, जिससे उसको पॉइंट टू पॉइंट जो है उसका सोल्यूशन मिलता है। ठीक है, तो यही हमारा क्या होता है, ऑडिट प्रोग्राम। अब उसके बाद हम लोग दोस्तों ये ऑडिट प्रोग्राम किस किस के लिए काम आता है हम ये जानेंगे। तो ऑडिट प्रोग्राम जो है कंपनी के लिए बनाया तो जाता है, लेकिन काम किसके लिए आता है, तो जो गवर्नमेंट रहती है या इन्वेस्टर रहते हैं या बैंकर रहते हैं जो कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, उसी को ये ऑडिट प्रोग्राम जो है वो काम में आता है। क्यों? क्योंकि उन लोग उससे पता करते हैं कि हम लोग का डेटा क्या है, कंपनी का डेटा क्या है, कंपनी प्रॉफिट में चल रही है या लॉस में चल रही है। आजकल दोस्तों हम लोग शेयर मार्केट तो बहुत सुन रहे हैं ना। तो शेयर मार्केट को हम शेयर्स में पैसे कैसे लगाते हैं, डेफिनेटली कोई ऐसे ही अंधाधुंध तो शेयर्स में पैसे नहीं लगाएगा, वो तो सारी चीज़ें देखेगा ही है ना। कंपनी की बैलेंस शीट देखेगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो 5 साल का बैलेंस शीट देख के या पीएनएल देख के पैसे लगाते हैं, यानी उन लोग को लगता है कि हाँ कंपनी प्रॉफिट कमा रही तब पैसे लगाते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो 1-2 साल में ही समझ जाते हैं कि हम लोग का कंपनी प्रॉफिट में जाएगा कि लॉस जाएगा, है ना। तो ये अंदाज़ा अपने अपने लोगों का रहता है कि कौन कैसे सीखता है, तो उस हिसाब से वो लोग लगाते हैं। और ये जो हम लोग का कंपनी का पीएनएल बैलेंस शीट जिसके बारे में मैं बता रही हूँ, तो ये सब कौन निकाल के लेके आता है, तो ये ऑडिटर ही निकाल के लेके आता है। ऑडिटर क्या करते हैं, तो ये रिपोर्ट पूरी तरीके से बना के हम लोग को देता है ना। तो इसकी वजह से ऑडिट रिपोर्ट या ऑडिट प्रोग्राम जो है वो किसके काम में आता है, गवर्नमेंट के काम में, बैंकर के काम में, इन्वेस्टर्स के काम में, या हम जैसे लोग जो शेयर मार्केट में पैसे लगाते हैं उनके काम में आते हैं। ओके, अब उसके बाद हम लोग दोस्तों ये देखेंगे कि कौन कौन से पॉइंट है हम लोग को देखने रहते हैं जब हम लोग ऑडिट प्रोग्राम बनाते हैं। तो हमारे बुक में कुछ 8 पॉइंट्स दिए हुए हैं। सबसे पहले तो मैं इसको पढ़ लेती हूँ कि कौन कौन से पॉइंट है। सबसे पहला दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशंस एंड रेगुलेशन। सेकेंड हम लोग का दिया हुआ है एक्ट एंड प्रोविजन फॉर सच इंस्टीट्यूशन। थर्ड है अकाउंटिंग सिस्टम एंड बुक ऑफ अकाउंट। फोर्थ है इंटरनल चेक सिस्टम। फिफ्थ वाउचिंग ऑफ कैश रिसिप्ट। सिक्स वाउचिंग ऑफ कैश पेमेंट। सेवेंथ वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी। एंड एथ हम लोग का लास्ट दिया हुआ है एलोकेशन ऑफ एक्सपांस बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू। तो दोस्तों हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि हर पॉइंट का मतलब क्या है। सबसे पहला हम लोग का पॉइंट दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशंस एंड रेगुलेशन।
कॉन्स्टिट्यूशंस एंड रेगुलेशन का नॉर्मली मतलब दोस्तों अगर समझ में आना चाहिए तो एक ही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। हम बचपन से जैसे हम 11th-12th में पढ़े तो हमने देखा कि हर किसी कंपनी का अपना अपना खुद का एक रूल्स एंड रेगुलेशन रहता है ना। जैसे कि पार्टनरशिप, अगर कोई कंपनी पार्टनरशिप में है तो उसमें पार्टनरशिप डीड जाती है। कोई कंपनी अगर जॉइंट स्टॉक कंपनी है तो उसमें हम लोग का अलग मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जाता है। फिर उसके बाद अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो बाई लॉस जाते हैं। यानी सब कंपनीज़ के अपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशन रहते हैं। तो ऑडिटर को सबसे पहले यही देखना है कि जो कंपनी में वो ऑडिटिंग कर रहा है, चाहे वो पार्टनरशिप हो, चाहे वो कोऑपरेटिव हो, चाहे वो नॉर्मल जॉइंट स्टॉक कंपनी हो, तो जो कंपनी वो फॉलो कर रही है तो वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर रही है कि नहीं, वो उसको ध्यान देना पड़ेगा। यानी सबसे पहले ऑडिटर का काम यही है कि कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन को एक बार चेक करते रहे, ठीक है। फिर सेकंड हम लोग का दिया हुआ है प्रोविजन ऑफ एक्ट। ऑडिटर का सेकंड काम ये रहता है कि जिस कंपनी में वो ऑडिटिंग कर रहा है उसको ये देखना है कि वो सारे एक्ट के हिसाब से कंपनी चला रहे हैं कि नहीं चला रहे। सारे एक्ट मतलब दोस्तों आपको सारे एक्ट याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप ये चीज़ 11th-12th में सीखते आ रहे हो। पार्टनरशिप एक्ट है, पार्टनरशिप अगर कंपनी पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप एक्ट हमारा 1932 एप्लीकेबल होता है। अगर कंपनी एक्ट है तो कंपनी एक्ट हमारी कौन सी है, 2013। ये किसके लिए रहती है, जॉइंट स्टॉक कंपनी। और अगर कोई कोऑपरेटिव है, कोऑपरेटिव कंपनी है तो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। और बैंकिंग रेगुलेशन करेगा यानी कोई बैंकिंग कंपनी रहेगी तो हम लोग का बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1914 है। तो ये 4 डेट जो है, ये 4 ईयर जो है दोस्तों आपको याद करना है। मैं वापस आपको रिपीट करवा रही हूँ जिससे आपको याद हो जाए। बोलते हैं ना कि लिखा हुआ याद नहीं रहता लेकिन सुना हुआ जल्दी याद हो जाता है ना। तो मैं वापस आपको एक बार रिपीट करवा रही हूँ। पार्टनरशिप कंपनी है तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 फॉलो होता है। फिर जॉइंट स्टॉक कंपनी है तो कंपनी एक्ट 2013 चालू होता है, ओके। कोऑपरेटिव कंपनी है तो कोऑपरेटिव एक्ट 1912। और फिर अगर हमारी बैंकिंग कंपनी होगी तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो ये सारे एक्ट जो है कंपनी फॉलो कर रही है, ये ऑडिटर को चेक करना है, ठीक है। फिर थर्ड दोस्तों हम लोग को दिया हुआ है अकाउंटिंग सिस्टम। जब भी ऑडिटर हमें ऑडिटिंग करने जाता है तो उसको ये देखना है कि कौन से अकाउंटिंग सिस्टम के हिसाब से या कौन से प्रिंसिपल्स के हिसाब से हमारी कंपनी चल रही है। कंपलसरी है, अगर कंपनी चला रहे हैं तो उनको अकाउंटिंग के सारे प्रिंसिपल को फॉलो करना ही पड़ता है। जो हम लोग के पर्सनल, रियल और नॉमिनल हमारे जो प्रिंसिपल रहते हैं वो उसको फॉलो करने पड़ते हैं। तो वो सारे प्रिंसिपल के हिसाब से पूरी बुक बनी हुई है कि नहीं, पूरा स्टेटमेंट बना हुआ है कि नहीं, वो ऑडिटर को चेक करना पड़ता है, ठीक है। फिर फोर्थ हम लोग को दिया हुआ है सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक। ऑडिटर को ये ध्यान देना है कि कंपनी के अंदर इंटरनल चेक हो रहा है कि नहीं। ऑडिटर दोस्तों क्या करता है, ऑडिटर तो जो फाइनल रिपोर्ट है उसी को चेक करता है ना। तो उसको फाइनल रिपोर्ट वो किसके ऊपर भरोसा करके देगा, जो इंटरनल चेक हो रहा है उसी के ऊपर भरोसा करके देगा, है ना। दोस्तों इसको अगर सिंपल सी चीज़ में आप समझना चाहो तो एक चीज़ आप समझ सकते हो। जब भी आप कंपनी में जाते हो तो कंपनी में एक रहता है अकाउंटेंट रहता है ना, एक रहता है मैनेजर, फिर कुछ लोग जो रहते हैं वो उनके टॉप लेवल में रहते हैं। जैसे कि हम लोग के कौन कौन हो जाएंगे, एग्जीक्यूटिव, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं ना। तो ये लोग क्या करते हैं, तो ये लोग बार बार इंटरनल चेक करते रहते हैं। यानी जो भी उन लोग के काम हो रहे हैं तो वो काम सही अनुसार हो रहे हैं कि नहीं, सारे एक्सपांस, सारे इनकम सही आ रहे हैं कि नहीं। हम लोग अकाउंटेंट क्यों रखते हैं, तो अकाउंटेंट ये ध्यान देता है कि सारे एक्सपांस और सारे प्रॉफिट मतलब हम लोग के जो भी इनकम है वो बराबर जा रहे हैं कि नहीं, वहाँ पे उसको कुछ गड़बड़ नहीं करना है ना। अगर वो गड़बड़ किया तो क्या हो जाएगा, सारी जो हम लोग की P&L स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगी, है ना। तो इसकी वजह से ऑडिटर जब भी ऑडिटिंग करने जाता है तो उसको ये देखना है कि इंटरनल चेक सही हो रहा है कि नहीं, यानी अकाउंटेंट अपना काम सही से कर रहा है कि नहीं, मैनेजर अपना काम सही से कर रहा है कि नहीं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एक बार रिपोर्ट चेक कर रहा है कि नहीं। वो सारी चीज़ें वो देखेगा और उसके बाद ही वो अपने प्रोग्राम्स बनाएगा, ठीक है। क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो ब्लाइंड फेथ कर रहा है। हम किसी के ऊपर अगर अंधा विश्वास करते हैं तो क्या मिलता है, नॉर्मल अगर देखा जाए तो अंधा विश्वास करेंगे तो आपको डेफिनेटली धोखा ही मिलेगा, है ना। लेकिन इसमें अंधा विश्वास करके थोड़ा बहुत नहीं चलेगा। यहाँ पे आपको एकदम फेथ रखना ही पड़ेगा कि जो भी आपकी रिपोर्ट से या जो भी आपके प्रोग्राम आप ऑडिटर को दे रहे हो वो पूरे के पूरे हम लोग के रियल होने चाहिए, वहाँ पे कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगर वहाँ पे गड़बड़ हो गई तो डेफिनेटली ऑडिट प्रोग्राम में इनडायरेक्टली गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है।
फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का दिया हुआ है दोस्तों कैश रिसिप्ट। जो भी हम लोग के ऑडिटर रहते हैं उसको हर चीज़ को यानी हर रिसिप्ट को चेक करना है। रिसिप्ट का मतलब दोस्तों क्या रहता है कि कितनी इनकम आई। अब इनकम हम किस तरीके से चेक कर सकते हैं, तो हमारे रिसिप्ट रहते हैं, फिर हमारे वाउचर रहते हैं, हमारी पासबुक वगैरह रहती है जिसमें हम लोग की सारी एंट्रीज रिकॉर्ड होती है ना। तो ऑडिटर क्या करेगा, उस सारी चीज़ों में से अपने जो रिसिप्ट यानी अपनी जो इनकम है वो चेक करेगा कि सही सही इनकम आ रही है कि नहीं। इवन वो फिगर्स भी चेक करता है, यहाँ पे पैसों का भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर पैसे का भी डिफरेंस है तो ऑडिटर को वो आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद कैश रिसिप्ट चेक करने के बाद सेकंड काम उसका क्या रहता है, कैश पेमेंट चेक करो। कैश पेमेंट का मतलब क्या होता है कि बाहर कितना पैसा दिया यानी एक्सपेंस कितना दिया। अब वो एक्सपेंस कैसे हम लोग को मिल सकता है, तो वाउचर्स के चेक करके मिलेगा, पासबुक को चेक करके मिलेगा, है ना, या चेक बुक को चेक करके मिलेगा। यानी जो चीज़ से हम लोग पे कर रहे हैं वो सारी चीज़ें हम लोग के पास एज अ प्रूफ रहती है। तो ऑडिटर क्या करेगा, वो पेमेंट को भी वो चेक करेगा। ओके, फिर सेवेंथ हम लोग का क्या है, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन का मतलब दोस्तों क्या होता है, अब हम लोग ने एक्सपेंस और इनकम तो देख लिया, तो दूसरा हम लोग का इम्पॉर्टेंट काम क्या रहता है, हम असेट्स और लायबिलिटी को भी देखें। यानी जो भी ऑडिटर रहता है वो ये देखेगा कंपनी के अंदर जो असेट्स है। अब असेट में दोस्तों क्या क्या चीज़ें आती है, आप ये सब चीज़ें तो बैलेंस शीट में पढ़ चुके हैं। असेट्स में क्या क्या आता है, लैंड एंड बिल्डिंग आता है, प्लांट एंड मशीनरी आता है, व्हीकल होता है, इन्वेंटरीज रहता है, क्लोजिंग स्टॉक रहता है। तो ऑडिटर को क्या करना है, सबकी वैल्यूज़ जो है जो करंट दी हुई है वो चेक करनी है कि वो वैल्यूज़ जो है वो एकदम करेक्ट अभी आज के टाइम के हिसाब से है कि नहीं, और सबकी सभी डॉक्यूमेंट सभी चीज़ों के हमारे पास डॉक्यूमेंट है कि नहीं, वो वैलिड है कि नहीं, वो सारी चीज़ें ऑडिटर को देखनी है, उसको चेक करना है। भले ही वो साल साल में चेक करे लेकिन उसको रेगुलर चेक करना है, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा रहता है कि कंपनी जो है वो चुप छुपाए एक मशीन ला के रख देते हैं और उसका कोई प्रूफ नहीं रहता और उससे इनकम कमाते हैं। तो उससे क्या होता है कि हम लोग की बैलेंस शीट मैच नहीं होती। इसकी वजह से ऑडिटर को ये ध्यान देना है कि सारे असेट्स जो है वो वैलिड है, और उसी के साथ साथ असेट्स के साथ साथ उसको लायबिलिटी भी चेक करनी। लायबिलिटी यानी जिसको पे करना बाकी रहता है, तो वो लायबिलिटी उन्होंने कितनी उधारी कर रखी है, कितना भी पेमेंट बाकी है, वो सब चीज़ों को भी उसको चेक करना पड़ता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिफिकेशन। और दोस्तों लास्ट हम लोग का दिया हुआ है एलोकेशन ऑफ एक्सपेंस। दोस्तों ऑडिटर का सबसे ज़्यादा ध्यान अगर किसी चीज़ को एग्जामिन करने में जाता है तो वो रहता है ये लास्ट पॉइंट जो कि है एलोकेशन ऑफ एक्सपेंस। क्यों दोस्तों, इसका रीज़न है कि हम लोग को पता है हमारे दो टाइप के एक्सपेंस रहते हैं। एक हमारा रहता है कैपिटल एक्सपेंस, एक हमारा रहता है रेवेन्यू एक्सपेंस। अगर आपने कुछ चीज़ें अकाउंटिंग में पढ़ी है तो आप सभी को इनके बीच का डिफरेंस पता होगा। कैपिटल एक्सपेंस का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो लॉन्ग टर्म का खर्चा रहता है यानी एक साल से ज़्यादा। और रेवेन्यू एक्सपेंस का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो मिनिमम एक साल के अंदर अंदर पेड होता है या पीएनएल में रिकॉर्ड होता है, उसी को हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंस बोलते हैं। तो ऑडिटर को क्या करना है, तो ऑडिटर को ये चेक करना है कि सारे रेवेन्यू एक्सपेंस जो है वो पीएनएल अकाउंट में डेबिट हो रहे हैं। रेवेन्यू एक्सपेंस मतलब कौन कौन से आते हैं, मैं अभी भी आपको बता रही हूँ, जो एक साल के अंदर आते हैं, जैसे कि ऑफिस एक्सपेंस हो गया, स्टेशनरी एक्सपेंस हो गया, पोस्टेज एक्सपेंस हो गया, जो छोटे मोटे खर्चे रहते हैं और हम लोग रेगुलर पेमेंट करते हैं, उसी को हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंस बोलते हैं, और वो डेफिनेटली पीएनएल के डेबिट साइड में रिकॉर्ड होता है, ठीक है। और दूसरा हम लोग का रहता है कैपिटल एक्सपेंस या कैपिटल पेमेंट। ये कहाँ पे दिखाया जाता है, तो बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। तो इसको हम लोग को कहाँ पे रिकॉर्ड करना है, बैलेंस शीट साइड में। ओके, तो दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट काम ऑडिटर का यही रहता है, उसको पहले तो क्लैरिफाई देखना है, चेक करना है कि जो अकाउंटेंट है उसको खुद को पता है कि नहीं कि रेवेन्यू एक्सपेंस कौन सा, कैपिटल एक्सपेंस कौन सा, और उसने उस हिसाब से हम लोग को पीएनएल बना के दिया है कि नहीं, और उस हिसाब से उसको ऑडिटर को सारी चीज़ों को चेक करना पड़ता है। अगर वहाँ पे ऑडिटर को ऐसा लगे कि कोई चीज़ ऐसी है जो बैलेंस शीट मैनेजर और अकाउंटेंट ने पीएनएल में डाल दी है, तो उसको वहाँ पे सुधारनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है दोस्तों ऑडिट प्रोग्राम में आती है। मैं एक छोटा सा क्विक रिवीजन देती हूँ जिससे आपको सारी चीज़ें जो है फटाफट से याद होगी। सबसे पहला हम लोग का दिया था प्रोग्राम में क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारी कोई भी कंपनी है तो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन पर्टिकुलर आता है, वहाँ पे एक रूल्स एंड रेगुलेशन आते हैं, कंपनी को वो रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है। सेकंड हम लोग का दिया हुआ है प्रोविजन ऑफ एक्ट, कौन सी कंपनी के लिए कौन से एक्ट लगते हैं, जिनमें हमने 4 एक्ट के बारे में पढ़ा। अब मैं वापस वो रिपीट नहीं करूँगी, आप उसको याद कर लेना।
थर्ड हम लोग का दिया हुआ है अकाउंटिंग सिस्टम। कंपनी ये ऑडिटर ये देखेगी कि कंपनी किस टाइप का अकाउंटिंग सिस्टम चला रही है, सारे प्रिंसिपल्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो फॉलो कर रही है कि नहीं। फोर्थ है सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक, कंपनी कंटिन्यूस इंटरनल चेक कर रही है कि नहीं वो उसको ध्यान देना है, क्योंकि इंटरनल चेक के बेस पे ही हमारा ऑडिट रिपोर्ट बनता है। फिफ्थ है हम लोग का कैश रिसिप्ट, कंपनी की जितने कैश रिसिप्ट है यानी जितनी इनकम है वो एक बार चेक करें, और वो चेक किससे हो सकता है, वाउचर, चेकबुक, वाउचर, पासबुक वगैरह से। फिर उसके बाद सिक्स्थ हम लोग का है कैश पेमेंट, कहाँ पे कंपनी ने पे किया है और उसके क्या क्या प्रूफ है उसको एक बार चेक करें या टैली करें। सेवेंथ है हम लोग का वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन में हम क्या वेरीफाई करते हैं, तो असेट सारे वैलिड है कि नहीं और लायबिलिटी कितनी पे करनी बाकी है वो हम लोग चेक करते हैं। और लास्ट हम लोग का है एलोकेशन ऑफ एक्सपेंस, जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम रहता है, जिसमें ऑडिटर को ये ध्यान देना पड़ता है कि कौन से एक्सपेंस हमारे पीएनएल में आते हैं जिसको हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंस बोलते हैं, और कौन से एक्सपेंस हम लोग के बैलेंस शीट में आते हैं जिसको हम लोग को कैपिटल एक्सपेंस बोलते हैं। और सारे एक्सपेंस पर्टिकुलर अपनी अपनी जगह पे जाने चाहिए, जिससे हम लोग का स्टेटमेंट जो है वो प्योर मिलेगा। तो दोस्तों ये हमारे ऑडिट प्रोग्राम के कुछ पॉइंट है। अगर इसके रिलेटेड आपको क्वेश्चन है अब तो आप डेफिनेटली पूरा का पूरा लिख सकते हो। होपफुली दोस्तों आपको पूरा वीडियो समझ आया तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और डीएम मित्र को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।